शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गया है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो तक हम लोग रिलेशन का पूरा कंसेप्ट जानने के बाद, टाइप्स ऑफ रिलेशन पूरा समझने के बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट कर चुके और इस प्रकार हमारा तुल्यता संबंध और तुल्यता संबंध पे आधारित पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इससे संबंधित दूसरे बुक्स के जो और क्वेश्चंस हैं अच्छे तुल्यता वाले, हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हम लोग आज अगले वाले टॉपिक पे, अगले वाले कंसेप्ट पे बात करते हैं। सब लोग थम्स अप कर दीजिए और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जिससे सब बच्चे आके जुड़ पाएँ और हम लोग इस शानदार सेशन को पढ़ सकें। तो लल्ला, आज की जो टॉपिक है थोड़ा बुद्धिमानी वाली है, थोड़ा सीरियस वाली है, तो इसलिए सब लोग ध्यान से गहराई के साथ इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, कहीं इधर उधर कर जाएगा। सब लोग ध्यान से एक एक बातों को समझेंगे। सब लोग कंसेप्ट डाल लेंगे अपने कॉपी पे। दो संबंधों का संयोजन, दो संबंधों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। हम लोग सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस आज पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम पढ़ाई जाती है, इसलिए ध्यान से सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। दो फलनों का भी संयोजन होता है। सब लोग दो फलनों का संयोजन पढ़ाते हैं, जानते हैं। बहुत कम स्थितियों में दो संबंधों का संयोजन पढ़ाया जाता है, लेकिन ये भी अच्छे लेवल की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बता रहे हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। सब लोग हेडिंग कर लेंगे, दो संबंधों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, माना कोई तीन समुच्चय, माना कोई तीन समुच्चय ए, बी तथा सी, माना कोई तीन समुच्चय ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं। माना कोई तीन समुच्चय ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं कि कैपिटल आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर तथा एक संबंध यस है, तथा यस समुच्चय बी से समुच्चय सी पर, समुच्चय सी पर परिभाषित किए गए दो संबंध हैं, तब परिभाषित किए गए दो संबंध हैं, तब सब लोग ध्यान से यहाँ तक बातें लिखेंगे। माना कोई तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है और इस प्रकार है कि एक संबंध आर है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी पर है तथा एक संबंध यस है जो समुच्चय बी से समुच्चय बी पर परिभाषित किया गया है। तब ऐसी स्थिति में आर और यानी संबंध आर और यस के संयोजन को, आर और यस के संयोजन को यस पहले लिखते हैं, फिर कंपोजिशन और फिर क्या लिखते हैं? आर। यहाँ यस ओ आर का मतलब यस कंपोजिशन आर। तब आर और यस के संयोजन को यस कंपोजिशन आर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यस कंपोजिशन आर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यस कंपोजिशन आर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो एक ऐसे संबंध को प्रकट करता है, जो एक ऐसे संबंध को प्रकट करता है कि जो यस कंपोजिशन आर होता है वह कहाँ से कहाँ रिलेट कर जाता है? ए और इधर क्या लिख देंगे? यस। यानी जो हमारा यस कंपोजिशन आर है वह ए से सी पे क्या हो जाता है? परिभाषित हो जाता है। अर्थात एलिमेंट ए जो है वह डायरेक्टली एलिमेंट सी से क्या हो जाता है? रिलेट हो जाता है। अब ध्यान से चलो हमारी बातें समझे, हम फिर से दोहरा दे रहे हैं।
अगर हमारे पास माना कोई तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी इस प्रकार हो कि एक रिलेशन आर हो जो सेट ए से सेट बी पर बनाया गया हो और एक रिलेशन यस हो जो सेट बी से सेट सी पर बनाया गया हो, तब परिभाषित किया गया हो या बनाया गया हो, दो संबंध हो, तब आर और यस का जो संयोजन होगा यानी कंपोजिशन जो रिलेशन आर और रिलेशन यस का होगा उसको हम लोग यस कंपोजिशन आर के रूप में जानते हैं या यस कंपोजिशन आर के रूप में पढ़ते हैं या के रूप द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो एक ऐसे संबंध को प्रकट करता है या निरूपित करता है या व्यक्त करता है कि यस कंपोजिशन आर जब हमारा प्राप्त होता है तो वह ए अवयव रिलेट कर जाता है किससे, सी से। अब ए यस कंपोजिशन आर रिलेटेड टू सी, अब इस बात को कैसे हम लोग समझेंगे, यानी दो संबंधों का संयोजन होने के लिए कितने सेट की आवश्यकता होगी, 3। जब हमें दो संबंधों का संयोजन निकालना होगा तो सेट हमें कितना चाहिए होगा, 3। फॉर द कंपोजिशन ऑफ एनी टू रिलेशन देयर इज द एग्जिस्टेंस मे बी 3 सेट्स। तो 3 समुच्चय ए, बी और सी होने चाहिए। हम मान लेते हैं व्यापक रूप में सेट ए में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं वह स्मॉल ए टाइप के हैं, सेट बी में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं वह स्मॉल बी टाइप के हैं और सेट सी में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं वह किसके रूप में है, स्मॉल सी के रूप में है। सेट ए के एलिमेंट्स स्मॉल ए के रूप में, सेट बी के एलिमेंट्स स्मॉल बी के रूप में और सेट सी के एलिमेंट स्मॉल सी के रूप में है। तब हमसे कह रहा है अगर ए और बी एक दूसरे से आर नियम द्वारा जुड़े हुए हैं और बी और सी एक दूसरे से यस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं तो जो इनका कंपोजिशन होगा आर और यस का, उसको हमेशा यस पहले लिखा जाएगा आर बाद में। जो पहले नंबर पे रिलेशन है उसको बाद में लिखा जाएगा और जो बाद वाला उसको पहले नंबर पे लिखा जाएगा। ये इन दोनों का क्या होगा, कंपोजिशन। यानी अगर पहले प्लेस पे आर है दूसरे प्लेस पे यस है तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, यस कंपोजिशन आर। अगर इनकी स्थितियां बदल दी जाए तो कंपोजिशन भी बदल जाता है। तो इन दोनों का कंपोजिशन होगा यस कंपोजिशन आर। और यह जो कंपोजिशन होगा इसमें जो ए एलिमेंट होगा पहले वाले सेट का वह डायरेक्टली किससे रिलेट कर जाएगा, सी वाले सेट के एलिमेंट से यानी सी से, और बीच में क्या लिख देंगे, यस कंपोजिशन आर। तो पहले वाले सेट के जो अवयव होंगे वह आखिरी वाले सेट के अवयव सी से रिलेट कर जाएंगे और किसके द्वारा रिलेट करेंगे, दोनों संबंधों के कंपोजिशन के द्वारा, अर्थात यस कंपोजिशन आर के द्वारा, यस कंपोजिशन आर के द्वारा, यस कंपोजिशन आर के द्वारा पहले वाले सेट के एलिमेंट आखिरी वाले सेट के एलिमेंट से क्या हो जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे। उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा, यस सर बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग और व्यवहारिक रूप में समझते हैं। अगर सेट ए में जो ए एलिमेंट पाया जा रहा है, सेट ए में ए एलिमेंट पाया जा रहा है, सेट बी में बी एलिमेंट पाया जा रहा है और सेट सी में सी एलिमेंट पाया जा रहा है, और ए और बी के बीच में नियम कौन सा है, आर। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू क्या है, बी है। यानी ए और बी आपस में किस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं, आर नियम द्वारा जुड़े हुए हैं, तथा एलिमेंट बी और सी आपस में किस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं, यस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात बी यस रिलेटेड टू सी। ए रिलेटेड टू बी, ए और बी आर नियम द्वारा जुड़े हुए हैं तथा बी रिलेटेड टू बाई यस नियम, बाई यस रूल सी, यानी बी और सी जो हैं वो आपस में यस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं। तब ऐसी स्थिति में अगर ए बी से जुड़ा है आर नियम द्वारा, बी सी से जुड़ा है यस नियम द्वारा, तो इनका जो कंपोजिशन होता है वह क्या होता है, यस कंपोजिशन आर। और ये यस कंपोजिशन जैसे ही होता है जो ए एलिमेंट होता है डायरेक्टली किससे जुड़ जाता है, सी से। इसीलिए हम लोग लिखते हैं ए यस कंपोजिशन आर और लास्ट में क्या लिख देते हैं, सी। उम्मीद करते हैं आपको दो संबंधों के संयोजन का जो बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमारे पास सेट कितने होने चाहिए, 3, ए बी सी, और ए बी सी में 2 नियम लगने चाहिए, ए और बी के बीच में आर नियम और बी और सी के बीच में यस नियम। तो हमें अगर ए से सी को डायरेक्ट रिलेट कराना हो, ए वाले के एलिमेंट को सी वाले एलिमेंट से रिलेट कराना हो, तब इनका हम लोगों को कंपोजिशन लेना पड़ता है। और कंपोजिशन हमेशा जब भी लेते हैं, अगर पहला आर है और दूसरा यस है तो हमारा कंपोजिशन होगा यस कंपोजिशन आर। और इस प्रकार से जो कंपोजिशन आता है उसमें शुरुआत वाला एलिमेंट जो ए होता है वह आखिरी वाले एलिमेंट सी से रिलेट कर जाता है, और यही जो लिखा गया
प्रदर्शित किया गया या जो कंसेप्ट है, इसी को हम लोग दो संबंधों का यानी यस और आर का यानी आर और यस का क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। एक्चुअली यह आर और यस का कंपोजिशन के रूप में जाना जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उम्मीद करते हैं सब लोग सारी बातों को अच्छे से लिख लेंगे और ये सबको क्लियर हो गया कि इसके लिए 3 सेट की आवश्यकता होती है और कितने रिलेशन की आवश्यकता होती है, 2, एक आर और एक यस। तो 2 रिलेशन दिया हुआ, 3 सेट दिया हो तो हम लोग इस प्रकार से कंपोजिशन का निर्माण कर सकते हैं। कंपोजिशन का निर्माण क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई और हमारी समझ हो गई। इसको हम लोग और गणितीय रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे यदि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए आर नियम द्वारा, यदि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए आर नियम द्वारा स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी से संबंधित हो, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए आर नियम द्वारा स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी से संबंधित हो तथा स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी यस नियम द्वारा स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट सी से संबंधित हो, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए आर नियम द्वारा स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी से संबंधित हो तथा स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी यस नियम द्वारा स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट सी से क्या हो, संबंधित हो, तब इन दोनों संबंधों का संयोजन यस कंपोजिशन आर, तब इन दोनों संबंधों का संयोजन यस कंपोजिशन आर कैसे रिलेट करेगा, हम आपको बताए थे। पहला किससे कर जाएगा, तीसरे से। पहला किससे कर जाएगा, तीसरे से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपोजिशन आर सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी से संबद्ध होगा, सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी से संबद्ध होगा, सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी से क्या होगा, संबद्ध होगा। तो हम लोग इसको अगर इस प्रकार से बॉक्स में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी बाई आर रूल एंड बी रिलेटेड टू सी बाई यस रूल। ए रिलेटेड टू बी बाई आर रूल एंड बी रिलेटेड टू सी बाई यस रूल implies that A यस कंपोजिशन आर रिलेटेड टू C। यानी जब इनका कंपोजिशन लेंगे तो A डायरेक्टली किससे रिलेट कर जाएगा, C से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लोग पेयर के रूप में रिलेशन को लिखें, यहाँ A रिलेटेड टू B का मतलब क्या है, A कॉमा B रिलेटेड टू R ऑर्डर्ड पेयर में, एंड B रिलेटेड टू C बाई यस रूल क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर B कॉमा C रिलेटेड टू यस, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा C, ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा C बिलोंग्स टू यस कंपोजिशन R। यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर रूल द्वारा हो तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी यस रूल द्वारा हो तो इनका कंपोजिशन जो प्राप्त होगा वह हमें किसके रूप में प्राप्त होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए सी के रूप में, अर्थात ए जो है वह सी से क्या हो जाएगा, रिलेट कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से कंपोजिशन की डेफिनेशन, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर और उसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट और लिखने के बाद उसको क्या हम लोग लिख सकते हैं बॉक्स में, ये सारी बातें अच्छे से सबको समझ में आ गई होंगी। पूरा कंसेप्ट सबको क्लियर होगा कि 3 सेट जब दिया रहे, 3 सेट्स जब गिवन होते हैं और इन 3 सेट्स के ऊपर 2 रिलेशन गिवन होते हैं, 3 सेट गिवन होता है, इसके ऊपर 2 रिलेशन गिवन होता है, तो हमें 1 कंपोजिशन प्राप्त होता है। तो हमें उन दोनों रिलेशन का एक कंपोजिशन प्राप्त होता है। यहाँ 3 सेट कौन कौन है, ए बी सी। ए के एलिमेंट स्मॉल ए टाइप्स के हैं, सेट बी के एलिमेंट स्मॉल बी टाइप्स के हैं और इसी प्रकार सी के एलिमेंट स्मॉल सी टाइप्स के हैं। तो अगर जो अवयव ए है सेट ए का वह आर नियम द्वारा अवयव बी सेट बी का जो है उससे जुड़ा हो और स्मॉल बी सेट बी का जो है वह यस नियम द्वारा स्मॉल सी इट बिलोंग्स टू सेट सी से संबंधित हो, तब इन दोनों का जो संयोजन होता है यस कंपोजिशन सी वह डायरेक्टली क्या हो जाता है, ए टू सी हो जाता है। यानी सी जो है वह सेट सी से संबंधित हो जाता है। यानी अगर ए रिलेटेड टू बी
और S related to C, then A related to C by S composition R. In ordered pair form, AB belongs to R and BC belongs to S implies that AC belongs to S composition R. I think सबको सारी बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यही जो बात लिखी गई है, दो संबंधों के संयोजन वाली जो बात लिखी गई है, दो रिलेशंस के कंपोजिशन वाली जो बात लिखी गई है, अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं तो हम लोग इसको एरो डायग्राम द्वारा भी दिखा सकते हैं। कैसे हम लोग दिखा रहे हैं, एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पे है तथा एक रिलेशन यस है जो सेट बी से सेट सी पे है, तब इम्प्लाइड दैट जो इनका कंपोजिशन है यस कंपोजिशन आर, वह सेट ए से किस पे हो गया, सेट सी पे। इसको हम लोग एरो डायग्राम द्वारा भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं यह सेट ए के लिए है जिसके सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, स्मॉल ए, और ये सेट बी के लिए है जिसके सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, स्मॉल बी, और यहाँ पे एक तीसरा सेट है जिसके सभी एलिमेंट क्या हैं, स्मॉल सी टाइप के हैं। तब हम लोग देख रहे हैं ए और बी आपस में किस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं, आर नियम द्वारा। बी और सी आपस में किस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं, यस नियम द्वारा। तो अगर हम ए को डायरेक्टली सी से रिलेट करा दें, ए को डायरेक्टली सी से रिलेट कराना चाहें, तो इसके लिए जो नियम काम करेगा वह इनका कंपोजिशन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस कंपोजिशन आर, अर्थात दो संबंधों का संयोजन। तो उम्मीद करते हैं आपको यह एरो डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग एरो डायग्राम ना कह के वेन डायग्राम भी अच्छे से कह सकते हैं। वेन डायग्राम कह लो या तीर आरेख कह लो, कैसे भी। आपको अगर केवल डायग्राम द्वारा इसको दिखाना है, ऐसे भी कह लो, नॉर्मली डायग्राम के द्वारा ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बाई डायग्राम या बाई आरेख हम लोग इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग तीन स्ट्रक्चर लेंगे इस प्रकार सर्कुलर, जिसमें ए के एलिमेंट को स्मॉल ए टाइप से, बी के एलिमेंट को स्मॉल बी टाइप से, सी के एलिमेंट सेट सी के एलिमेंट को स्मॉल सी टाइप से अगर हम लोग दिखा दें, और ए और बी के बीच में आर रिलेशन दिखा दें, बी और सी के बीच यस रिलेशन दिखा दें, तो ए से सी को रिलेट करने वाला जो भी प्राप्त होगा हमें, वही उनका क्या कहलाएगा, कंपोजिशन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी सब कुछ। अब कंपोजिशन को अच्छे से समझने के बाद, कि कंपोजिशन क्या होता है और वो हमें कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, ये सारी बातें समझने के बाद हम लोग कंपोजिशन के ऊपर आधारित कुछ रिजल्ट दिए गए हैं, या यूँ कह ले कुछ थ्योरम दिए गए हैं, हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग वीडियो को शेयर करते जाएं, और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक अवश्य क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दें सब लोग, और लाइक करने के बाद कमेंट भी किया करें। जो बातें क्लियर होती जाती हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ सर हमें कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन समझ में आ गया, या दो संबंधों का संयोजन समझ में आ गया, उसका हमें जो डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंटेशन है वो भी समझ में आ गया। और हम लोग ये जान गए कि एक संबंध, दो संबंधों के संयोजन के लिए तीन सेट्स की आवश्यकता होती है और दो रिलेशन की आवश्यकता होती है। जब हम लोग पहले को आखिरी से करना चाहते हैं तभी हम लोग वहाँ संयोजन की बात करते हैं। तो सब लोग हेडिंग कर लेंगे, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। सबसे पहला थ्योरम नंबर 1 है, सब लोग ध्यान से कॉपी पे लिखेंगे। यदि आर संबंध आर ए से बी पर है तथा यस बी से सी पर है, तब यदि हमारे पास कोई संबंध आर है जो सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है और संबंध यस सेट बी से सेट सी पर बनाया गया है, तब हमें प्रूव करना है कि यस कंपोजिशन आर का जो इनवर्स होता है वह आर इनवर्स कंपोजिशन यस इनवर्स के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी दोनों संबंधों आर और यस का जो कंपोजिशन है उसका इनवर्स निकालें और उनके अलग अलग इनवर्स का कंपोजिशन निकालें, दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सबको बात समझ में आ गई।
तो हम लोगों को क्या करना है, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझें। जो ऑर्डर्ड पेयर इससे बिलोंग कर रहा है, अगर वही ऑर्डर्ड पेयर इससे बिलोंग करने लगे तो हम यह कह सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो रहा है, इसलिए दोनों आपस में वैल्यूज क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लोगों को करना बस ये है कि इसके कंपोजिशन के इनवर्स से जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएगा और इसके इनवर्स के कंपोजिशन से जो निकल के आएगा, अगर दोनों में ऑर्डर्ड पेयर सेम हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज बराबर होने के कारण इस नियम की क्या होती है, पुष्टि होती है, थ्योरम की पुष्टि होती है। तो हम लोग सबसे पहले जब इसको प्रूफ करने जाएंगे, ध्यान से सब लोग बातों को समझेंगे, तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि संबंध R A से B पर बनाया गया है, संबंध R A से B पर बनाया गया है तथा संबंध यस B से C पर बनाया गया है, B से C पर बनाया गया है। चूंकि संबंध R A से B पर बनाया गया है तथा संबंध यस B से C पर बनाया गया है, तब अगर हम लोग R की जगह R इनवर्स ले लें, हम लोग प्रतिलोम संबंध में पढ़े हैं कि जब सेट R जिस सेट से जिस सेट पर परिभाषित होता है, जब उसके इनवर्स की बात की जाती है तो उन दोनों सेट की स्थिति आपस में क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। तो हम लोग कहेंगे तब इम्प्लाइज दैट R इनवर्स B से A पर परिभाषित होगा, B से A पर परिभाषित होगा तथा अगर हम लोग संबंध यस इनवर्स की बात कर दें, वह C से B पर परिभाषित होगा, C से B पर परिभाषित होगा, C से B पर परिभाषित होगा। और कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो आप लिख सकते हैं प्रतिलोम संबंध के गुणधर्म से या प्रतिलोम संबंध से। प्रतिलोम संबंध में क्या होता है, डोमेन और रेंज अपनी स्थितियों को बदल लेते हैं। तो R A से B पर बनाया गया एक संबंध है, यस B से C पर बनाया गया संबंध है, तब इंप्लाइज दैट R इनवर्स B से A पर हो जाएगा परिभाषित और यस इनवर्स C से B पर परिभाषित हो जाएगा। कैसे, प्रतिलोम संबंध से। और एक बात बता रहे हैं तथा अगर हमारा R A से B पर बनाया गया है और यस B से C पर बनाया गया है तो इन दोनों का कंपोजिशन नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, यस कंपोजिशन R तथा यस कंपोजिशन R, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है बताए थे, पहले सेट से आखिरी सेट पर। तो यस कंपोजिशन R A से C पर परिभाषित है, A से C पर परिभाषित है। अगर A से C पर परिभाषित है तो इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग इसके कंपोजिशन का इनवर्स ले लें तो यह कहाँ से कहाँ हो जाएगा, C से A पर परिभाषित हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। कैसे, प्रतिलोम संबंध से। अगर यस कंपोजिशन R A से C पर है तो यस कंपोजिशन R का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, C से A पर हो जाएगा। अब अगर बताइए यस कंपोजिशन R का इनवर्स C से A पर परिभाषित हो जाएगा तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर हमें प्राप्त होगा वह C, A के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर A, C से A पे परिभाषित हो रहा है, C से A पे परिभाषित हो रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर इसके लिए बनेगा, इसके लिए हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वह किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर C, A के रूप में। किसके रूप में, C, A के रूप में। तो C, A बिलोंग कर जाएगा यस कंपोजिशन R के इनवर्स से। ये पहली कंडीशन हमारी हो गई। इससे हम लोग पहला रिजल्ट प्राप्त कर लिए कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर C, A है वह किससे बिलोंग कर जाएगा, यस कंपोजिशन R के इनवर्स से। अब हम लोग पहली स्थिति को प्राप्त कर लिए। अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर C, A LHS से बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर वही ऑर्डर्ड पेयर हमारा राइट से कर जाएगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट की तरह काम करेंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला कैसे प्रूव करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, सब लोग ध्यान से सुने। अब अगर हम लोग यस कंपोजिशन R लेते हैं तो यह कहाँ से कहाँ परिभाषित होता है, A से C पर होता है। कंपोजिशन हमेशा पहले से आखिरी वाले पर होता है। अगर यस कंपोजिशन R A से C पर होगा तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A, C बिलोंग करेगा यस कंपोजिशन R से, क्योंकि पहले से अंतिम की बात की गई है। अब अगर A, C यस कंपोजिशन R से बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर जो C, A होगा वह बिलोंग करेगा यस कंपोजिशन R के इनवर्स से, यस कंपोजिशन R के इनवर्स से। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा विस्तार से लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर A, C बिलोंग्स टू
यस कंपोजिशन आर, ए कामा सी यस कंपोजिशन आर से बिलोंग कर रहा था, ऑर्डर्ड पेयर सी कामा यस कंपोजिशन आर के इनवर्स से करेगा। हम पुनः ए कामा सी यस कंपोजिशन आर से बिलोंग कर दिए, क्योंकि हमें एक कंडीशन यहाँ अप्लाई करके आपको दिखानी है। यहाँ से क्या आ सकता है, इस कंपोजिशन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कामा सी बिलोंग्स टू यस, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी सी एस से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू यस कंपोजिशन आर लिख सकते हैं। तो हम लोग ए सी बिलोंग्स टू यस कंपोजिशन आर को इन दोनों रूपों में भी तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से इंप्लाइज दैट अगर हम लोग इसके पेयर को चेंज कर दें, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा और तथा सी कामा बी बिलोंग्स टू यस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे हो सकता है दिखाई न दे, तो यहाँ तक की बातों को सब लोग समझ गए। पेयर चेंज की इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या आएगा, हम लोग इस वाले भाग को पहले लिख लेते हैं, इस वाले को पीछे लिख लेते हैं, क्रम बिना बदले। ऑर्डर्ड पेयर सी बी बिलोंग्स टू यस इनवर्स तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। हम लोग देख रहे हैं कि अपने क्रम को बिना बदले हम केवल इस वाले पार्ट को इधर लिख दे रहे हैं, इस वाले पार्ट को इधर लिख दे रहे हैं, तो हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इंप्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर सी कामा ए बिलोंग्स टू, जो दूसरा वाला होता है कंपोजिशन में पहले प्लेस पे आ जाता है और पहला वाला बाद में चला जाता है, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर सी कामा ए किससे बिलोंग कर जाएगा, आर इनवर्स कंपोजिशन यस इनवर्स से। हम लोग पहली कंडीशन में देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर सी कामा ए है वह यस कंपोजिशन आर के होल इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, और यही दूसरी कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर सी कामा ए यस आर इनवर्स कंपोजिशन यस इनवर्स से कर रहा है। जब हम लोग दोनों को सबसेट की तरह कंपैरिजन कर देंगे दोनों की आपस में 1 व 2 से, तो 1 व 2 से दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, तो हम लोग लिख देंगे यस कंपोजिशन आर का होल इनवर्स बराबर हो जाएगा आर इनवर्स कंपोजिशन यस इनवर्स। और इस प्रकार से हम लोग पहले थ्योरम को क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे ए कामा से इससे बिलोंग कर रहा था वही सेम एलिमेंट इससे बिलोंग करने लगा। दोनों ऑर्डर्ड पेयर जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है सेम हो गए दोनों से जो बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गए। इस प्रकार हमारा जो थ्योरम है वह क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अगर कोई दो रिलेशन दिए गए हैं आर और यस 3 सेट के ऊपर, तो किस प्रकार उन दोनों रिलेशन के कंपोजिशन का इनवर्स उनके अलग अलग इनवर्स के कंपोजिशन के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सब लोग थम्स अप करिएगा, यस सर ये बात अच्छे से हमें समझ में आ गई कि हम लोग थ्योरम नंबर 1 को किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। और ये रिजल्ट सब लोग याद रखेंगे, किसी अच्छे पेपर में रिजल्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इस रिजल्ट के ऊपर ध्यान देंगे। अब हम लोग अगली बात करते हैं और थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। लल्ला थ्योरम नंबर 2 को सब लोग ध्यान से समझेंगे। थ्योरम नंबर 2 है, यदि कोई दो संबंध आर और यस इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो संबंध आर और यस इस प्रकार दिए गए हों कि आर और यस दोनों तुल्यता संबंध हो, आर और यस दोनों तुल्यता संबंध हो, तब आर और यस दोनों तुल्यता संबंध हो, तब आर इंटरसेक्शन यस भी, यानी आर और यस का जो इंटरसेक्शन है वह भी एक तुल्यता संबंध होगा। यानी अगर दो रिलेशन इस प्रकार दिए गए हैं आर और यस, जो अपने आप में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होता है यानी आर इंटरसेक्शन जो यस होता है वह भी अपने आप में क्या होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। सब हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी साधारण सी बातें समझेंगे। लिखेंगे माना सेट ए पर बनाया गया, माना सेट ए पर, ऐसे लिख रहे हैं, माना सेट ए पर बनाए गए दो संबंध, माना सेट ए पर बनाए गए दो संबंध आर और यस हैं जो तुल्यता संबंध है। माना सेट ए पर बनाए गए दो संबंध आर और यस है
जो तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये पहले से दिया गया है, दोनों बनाए गए संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वह दिए गए सेट का कार्टेशियन होता है, तो जो आर होगा रिलेशन वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और जो रिलेशन यस है वह भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का इसके क्या होगा, सबसेट होगा। अर्थात रिलेशन आर इज कार्टेशियन इस सबसेट ऑफ कार्टेशियन ए क्रॉस ए, और यस भी जो होगा वह कार्टेशियन का क्या होगा, एक सबसेट होगा। अब अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर आर एक क्या है हमारे पास इक्विवेलेंस है और यस भी हमारे पास क्या है इक्विवेलेंस है, और ये दोनों एक राशि के सबसेट हैं, तो जो हमारा आर इंटरसेक्शन यस होगा वह भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक राशि का ही क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो रिलेशन का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एक रिलेशन के रूप में ही प्राप्त होगा, और वह भी क्या होगा, उसी भी दिए गए एक राशि का ही क्या होगा, सबसेट होगा। क्योंकि आर एक राशि का सबसेट, यस एक राशि का सबसेट, तो उसका इंटरसेक्शन भी एक राशि का क्या होगा, सबसेट होगा। अब तो इस प्रकार अभी हम लोग नॉर्मल सी बातें समझ पाए कि अगर सेट ए हो और इसके ऊपर दो संबंध आर और यस बनाए गए हो जो तुल्यता हो, तो यहाँ से क्या क्या हम लोग नॉर्मली रिजल्ट निकाल सकते हैं। आर एक राशि का सबसेट तथा यस एक राशि का सबसेट इम्प्लाइज दैट उसका इंटरसेक्शन भी एक राशि का क्या होगा, सबसेट होगा। अब हम लोग तुल्यता संबंध प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, स्वतुल्य की, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, सममित की, और फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, संक्रामक की। जब तीनों प्रूव कर देंगे तो हमारा तुल्यता हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य के लिए मान लेते हैं, माना कोई स्वेच्छ अवयव ए। हम लोग जानते हैं स्वतुल्य के लिए कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है, एक एलिमेंट की। तो हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं, माना कोई स्वेच्छ अवयव ए है। अब चूंकि संबंध आर तथा यह स्वतुल्य हैं, क्योंकि यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब चूंकि आर और यस स्वतुल्य हैं, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू यस। अब अगर ये दोनों पहले से दिया स्वतुल्य हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए आर नियम को फॉलो कर रहा है तथा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए यस नियम को फॉलो कर रहा है। तब इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, और हम लोग जब एंड हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, जब हम लोग रिमूव करते हैं एंड या तथा को तो हमारा इंटरसेक्शन आ जाता है। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए किससे बिलोंग कर गया, आर इंटरसेक्शन यस से। तो इसका मतलब हो गया कि जो आर इंटरसेक्शन यस है, यानी दो संबंधों का जो इंटरसेक्शन है वह भी कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरसेक्शन जो है दोनों संबंधों का उसको स्वतुल्य प्रूव कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्वतुल्य जानने के बाद अब हम लोग सममित प्रूव करते हैं। सब लोग ध्यान से बातों को समझते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। अब हम लोग जब सममित की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं हमें सममित में कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है, दो एलिमेंट की। तो हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं, कौन कौन सा, ए और बी। तो हम लोग लिखेंगे माना ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए, दो अवयव स्वेच्छ अवयव ए और बी जो सेट ए से बिलोंग करते हैं इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर, हम लोग या तो डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि यह दिया गया है, दोनों रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम लोग अगर हम लोग लिख लें माना अवयव ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए इस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन यस, क्योंकि सम्मित है। ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी आर इंटरसेक्शन यस से क्या करता है, बिलोंग करता है। अब इसको जब हम लोग आगे एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और तथा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू यस, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन को जब हम लोग हल करते हैं तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तथा में, और तथा रहता है तो क्या लगा देते हैं, इंटरसेक्शन। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर इंटरसेक्शन यस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी आर में भी पाया जाएगा और ऑर्डर्ड पेयर ए बी किस में पाया जाएगा, यस में भी पाया जाएगा। अब हम लोग इसको इम्प्लाइज दैट कैसे लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखें। हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से कर रहा है और ऑर्डर्ड पेयर ए बी यस से कर रहा है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सर हमारी बात ध्यान से समझें।
हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू यस। ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू यस। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख देंगे आर तथा यस सममित है। अगर आर तथा यस सममित है, पहले से हमें पता है क्योंकि तुल्यता है आर और यस दोनों, तो हम लोग लिख देंगे क्योंकि आर सममित है इसलिए अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी यस से बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी यस से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों पहले से क्या है, सिमेट्रिक है। अब इम्प्लाइज दैट अगर बी ए आर में पाया जा रहा है, बी ए यस में पाया जा रहा है, तो हम लोग कह देंगे ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन यस। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन यस से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए आर इंटरसेक्शन यस से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसलिए आर इंटरसेक्शन यस अपने आप में क्या है, सममित है। अपने आप में क्या है, सममित है। तो हम लोग दो बातों को प्रूव कर लिए, एक अवयव के लिए आर इंटरसेक्शन यस स्वतुल्य है और दो अवयव के लिए आर इंटरसेक्शन यस क्या है, सममित है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, संक्रमक की। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। पहला थ्योरम समझने के बाद आप लोग दूसरे थ्योरम को भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सब लोग ध्यान से समझें। अब हम लोग जानते हैं संक्रमक के लिए तीन अवयव की आवश्यकता होती है, तो हम लोग तीन अवयव ले लेते हैं। माना ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, इस प्रकार है। माना कोई तीन अवयव ए बी और सी बिलोंग्स टू सेट ए इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है वह आर इंटरसेक्शन यस से बिलोंग कर रहा है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी जो है वह बिलोंग कर रहा है किससे, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन यस से कर रहा है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी भी आर इंटरसेक्शन यस से कर रहा है। हम लोग जानते हैं अगर ए भी आर में पाया जाए, बी सी आर में पाया जाए और ए सी भी आर में पाया जाए तो वह क्या होता है, संक्रमक होता है। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए भी आर इंटरसेक्शन यस से बिलोंग कर रहा है क्योंकि संक्रमक है आर इंटरसेक्शन यस, और बी कॉमा सी भी आर इंटरसेक्शन यस से बिलोंग कर रहा है। पहला ऑर्डर्ड पेयर कर रहा है इंटरसेक्शन से, दूसरा कर रहा है। अगर हम लोग ए सी को भी आर इंटरसेक्शन यस से बिलोंग करा दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा। हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग ध्यान से देखें। अब इंप्लाइज दैट अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन यस से तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन यस से, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखें। हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू यस। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू यस तथा इस वाले को जब इसी तरह हम लोग आगे करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू यस। सब लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए बी उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा था, जब अलग अलग करेंगे तो आर से भी कर जाएगा तथा यस से भी कर जाएगा। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बी सी इंटरसेक्शन से कर रहा था, जब अलग अलग करेंगे तो बी सी आर से भी कर जाएगा तथा बी सी यस से भी कर जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट हम लोग अगली वाली लाइन में क्या देखते हैं, ए बी आर में है, ए बी यस में है, बी सी आर में है और बी सी क्या है, यस में है। अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हम लोग इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। किसको किसको, जो आर और आर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ ए बी कर रहा है बिलोंग और यहाँ बी सी कर रहा है आर से बिलोंग। फिर उसके बाद तथा जो यस से कर रहे हैं उनको एक साथ कर देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू यस तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू यस। तो आर वालों को एक साथ कर दिए और यस वालों को एक साथ कर दिए। अगर ए बी आर में पाया जा रहा है यानी ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा आर से कर रहा है, इसका मतलब पहला तीसरा भी आर से कर जाएगा। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तथा इसी तरह ए कॉमा बी यस से कर रहा है और बी कॉमा सी यस से कर रहा है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा यस से कर रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी भी किससे कर जाएगा, यस से। अब ए सी आर में भी है, ए सी यस में भी है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग करेगा आर और इंटरसेक्शन यस से।
तो इस प्रकार ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर इंटरसेक्शन यस से कर रहा था तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर इंटरसेक्शन यस से कर रहा था, इंप्लाई दैट ऑर्डर पेयर ए सी बी आर इंटरसेक्शन यस से करने लगा। पहला दूसरा इंटरसेक्शन से, दूसरा तीसरा इंटरसेक्शन से, इंप्लाई दैट पहला तीसरा इंटरसेक्शन से कह देंगे, इसलिए दिया गया जो संबंध आर इंटरसेक्शन यस है वो अपने आप में क्या है, संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार हम लोग प्रूव कर दिए कि आर इंटरसेक्शन यस स्वतुल्य भी है, आर इंटरसेक्शन यस सममित भी, आर इंटरसेक्शन यस संक्रामक भी है, और जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, वह अपने आप में क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो तीनों कंडीशन से हम इसे इक्विवेलेंस कह सकते हैं और इस प्रकार हमारी यह थ्योरम अपने आप में क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो आप लोग इस बार इस वाले नियम को अच्छे से समझने के लिए एक बार वीडियो को पुनः पीछे से देखिएगा, आपको सब बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई भी अगर क्वेरी रहेगी तो आप हमें बताइएगा। इस प्रकार हम लोग ये बात समझ पाए कि दो संबंधों का संयोजन क्या होता है और उसके ऊपर आधारित जो दोनों थ्योरम थी उसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों बातें हम लोग अच्छे से समझ पाए। आप लोग नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। इंटरसेक्शन जो होता है वह तो तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो इनका यूनियन होता है दो संबंधों का, सब लोग नोट पे लिखेंगे। यह थ्योरम के रूप में नहीं है, केवल रिजल्ट है, सब लोग याद रखेंगे। अगर कोई तीन समुच्चय ए बी सी दिए गए हैं और ए और बी के बीच में रिलेशन आर है, बी और सी के बीच में रिलेशन यस है, तो इन दोनों रिलेशन का जो यूनियन है, हम लोग इंटरसेक्शन की चर्चा कर लिए, इन दोनों रिलेशन का जो यूनियन होता है, अगर ये दोनों अलग अलग इक्विवेलेंस हैं, यानी आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और यस भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इनका यूनियन जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यह बात आवश्यक नहीं है, यह बात आवश्यक नहीं है कि हमेशा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी यूनियन जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इंटरसेक्शन होता है वह हमेशा और हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस। किसके लिए? जब दो रिलेशन आर और यस पहले से इक्विवेलेंस हो। यहाँ दोनों इक्विवेलेंस रहेंगे तो उनके यूनियन का होना आवश्यक नहीं है, मे बी नॉट, लेकिन अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। और दो रिलेशन दिए गए हैं अगर आर और यस, तो उनके कंपोजिशन का इनवर्स उनके अलग अलग इनवर्स के कंपोजिशन के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये यूनियन वाले कंसेप्ट को सब लोग केवल लिख लेंगे, इसका प्रूफ नहीं है कहीं, केवल इसको कंसेप्ट के रूप में याद रखना है, जबकि उन दोनों का प्रूफ आपको प्रूफ बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको संबंध का संयोजन अच्छे से समझ में आया होगा, ये थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। सारी बातों को सब अच्छे से लिख लेंगे, अपनी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी बताएंगे। जो लोग वीडियो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।